देखिए, बहुत ज़रूरत थी और मुझे लगता है ये यात्रा यदि कुछ समय पहले और निकली होती तो और ज़्यादा अच्छा रहता। आप देखिए कि एक ऐसा देश जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक ऐसा देश जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई नारे को चरितार्थ किया जाता था, जो नारा स्वतः सिद्ध था अपने आप में। आखिर फिर ऐसा क्यों हुआ कि एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ गए, एक जातियाँ दूसरी जाति से लड़ने लग गई, एक धर्म दूसरे धर्म से नफरत करने लग गया? इतनी नफरत, इतनी हिंसा, इतना तनाव ये कैसे बढ़ गया? आपस में पहले तो ऐसा नहीं था, सब एक रहते थे और आज भी आपस में एक, लेकिन कुछ लोगों को मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर आपस में लड़ाने का काम आखिर किसने किया? तो पिछले 7-8 सालों में खासकर जो इस समय सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए तमाम वो अवरोध पैदा किए जो इनको नहीं करने चाहिए थे, इन्होंने किए। इन्होंने तनख्वाहें ली अंग्रेज़ों से और हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुस्तान का नमक खा करके नमक हलाली करते रहे। ये वो लोग हैं और किसी कारणवश आज ये सत्ता पर बैठ गए। और जो सत्ता पर बैठा हो, अंग्रेज़ों का पैसा लेकर, अंग्रेज़ों से तनख्वाह लेकर के बैठा हो, वो भला हिंदुस्तान के बारे में अच्छा कैसे सोच सकता है? आप कल्पना करके देखिए। इसलिए ये आए और जो नीति अंग्रेज़ों की थी, फूट डालो राज करो, वही ठीक नीति इन्होंने अपनाई कि अगर इन लोगों को आपस में लड़ाते रहोगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाओगे, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओगे, एक कौम को दूसरे कौम से लड़ाओगे, तो आपकी राजनीतिक वर्चस्व की जो मनसा है, जो लालसा है, वो हमेशा कायम रहेगी, सत्तासीन रहोगे हमेशा, कुर्सी आपकी मजबूत रहेगी। और यही किया इन्होंने। आप देखिए, कभी इन्होंने रंगों पर बांटा, कभी वर्गों पर बांटा, कभी वर्णों पर बांटा, कभी जाति पर बांटा, कभी धर्म पर बांटा, कभी जाति पर बांटा। इन्होंने एक राज्य के कई हिस्सों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। हिंदू में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, हिंदू सिख करने की कोशिश की, मुसलमान से हर कोशिश करके देखी और कहीं ना कहीं ये अपनी कोशिश में सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे थे। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल जी पिछले 8 सालों से जितनी बातें कर रहे हैं, जितने सवाल कर रहे हैं, एक एक सवाल इस देश के हित में पत्थर की लकीर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए किसी भी तरीके से। उन्होंने कोरोना को लेकर के जो कहा था, भूमि अधिग्रहण बिल को जो लेकर के कहा था, कृषि कानून बिल जो आए थे, काले बिल, उनको लेकर के जो कहा था, तमाम वो चीज़ें उन्होंने कहा, किसी न किसी रूप में उसको सरकार को इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। चाहे वो कोरोना की गाइडलाइन को लेकर के बात हो, कोरोना की बात कर रहे हैं, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही कि भारत जोड़ो यात्रा से कहीं न कहीं देश में कोरोना फैलने की स्थिति न बन जाए, इसलिए स्वास्थ्य केंद्र मंत्री ने एक बयान भी जारी किया था कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए। एक बात बताइए, ये कोरोना का बीजेपी वालों से कोई खास रिलेशन है क्या? इन्हें कैसे पता होता है कि कब कोरोना आएगा? इन्हें कैसे पता होता है कि कब कोरोना जाएगा? हालांकि जैसे बीजेपी की कोई रैली हो तो कोरोना चला जाता है, बीजेपी का कोई कार्यक्रम हो तब कोरोना चला जाता है, और कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हो, कांग्रेस की कोई रैली हो, कांग्रेस की कोई यात्रा हो तो कोरोना आ जाएगा। मास्क लगा करके प्रधानमंत्री जब भवन में बैठते हैं तब कोरोना रहता है, और शाम होते होते जब वो किसी पार्टी में जाते हैं तब कोरोना चला जाता है। ये कौन सा कोरोना है भाई? कोरोना बहाना नहीं, बीमारी है। और मैं समझता हूँ कि राजनीति का जवाब राजनीति से देना चाहिए। पदयात्रा का जवाब आप पदयात्रा करके दीजिए ना। हम तो चैलेंज करते हैं, हमारा नेता इतनी कड़ाके की ठंड में भी टी शर्ट पहन करके आज भी चलता है, उसका संकल्प है। राजनीति हो रही है कि इनको ठंड नहीं लगती। हाँ, अब नहीं लगती, अब तो उसमें भी राजनीति करेंगे। अब ये कहेंगे, लगता है कि सर्दी से भी कोई इनका सिस्टम अंदर से जुड़ा हुआ है, सर्दी ने इनको छूट दी हुई है कि हम तुम्हें सताएंगे नहीं। मैं तो चैलेंज करके इनको कहता हूँ, हमारा नेता 3200 किलोमीटर के आसपास शान से धूल में, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, चिलचिलाती हुई धूप में चला है, शान से चला है, सीना तान के चला है, लोगों से हाथ मिलाते हुए, लोगों के गले मिलते हुए, मुस्कुराते हुए और लोगों को प्यार बांटते हुए चला। तुम्हारी हिम्मत हो, तुम्हारी दम हो तो पदयात्रा का जवाब पदयात्रा करके दो। आप 100 किलोमीटर पैदल चल के दिखाओ। आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से सरकार डरी हुई है, बीजेपी डरी हुई है, आरएसएस डरी हुई है? देखिए, हम डराना नहीं चाहते हैं किसी को, हमारा एक ही संदेश है, हम डर खत्म करना चाहते हैं इस देश से। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत। यदि डरोगे नहीं तो आपके अंदर नफरत नहीं पैदा होगी, और नफरत नहीं पैदा होगी तो देश जुड़ जाएगा। क्योंकि कई बार ये सवाल उठाया जाता है कि देश टूटा कब था, भारत टूटा कब था जो तुम छोड़ने चले हो। भारत मानचित्र का विषय नहीं है,
जो एक नक्शा उठाया उसके 4-5 टुकड़े कर दिए और भारत मानचित्र का विषय है। जब एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो जाए, एक दूसरे के कौम के प्रति एक दूसरे के मन में नफरत पैदा हो जाए तो भारत टूट जाता है। और यही टूटा हुआ हिस्सा राहुल गांधी जी जोड़ने के लिए निकले थे और जोड़ते हुए पूरी तरीके से वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज देखिए आप, इस 3200 किलोमीटर की यात्रा में लाल किले पर जो भाषण प्रधानमंत्री को देना चाहिए वो राहुल गांधी जी ने उस दिन भाषण दिया। तो और उन्होंने कहा भी है, लगता है कि 2024 में राहुल गांधी फिर से जिस तरह लाल किले से भाषण दिया, प्रधानमंत्री के तौर पे वहां से भाषण देंगे। देखिए 2024 में क्या होगा, देखो भविष्य की बात भविष्य में ही पता चलेगी। हम बीजेपी वाले नहीं है ना, हम लंबी सी जुबान निकाल करके झूठ कुछ भी बोल दें। तो 24 की बात 24 में पता चलेगी, 23 की 23 में। लेकिन इतना जरूर है कि भविष्य के गर्भ में पल रहे बड़े महासंग्राम की एक छोटी सी शुरुआत है जो राहुल गांधी जी ने की। वो कहते हैं ये पहला अकेला मैं नहीं हूं जो ये ऐसी यात्रा कर रहा है। इस देश से नफरत को मिटाने के लिए, तनाव, हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा को कम करने के लिए तमाम लोग पैदल चले हैं, मैं भी चला हूं, इसके बाद भी तमाम लोग चलते रहेंगे। समय समय पर ये आपकी जिम्मेदारी, नैतिक धर्म होता है, नैतिक कर्तव्य आपका होता है जो आपको पूरा करना पड़ता है। शुरू से इस यात्रा से जुड़े हैं, कितनी कठिनाई है पद यात्रा चलने में, नंगे पांव चलने में। राहुल गांधी जी हैं और बहुत सारे तमाम कार्यकर्ता हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है? देखिए यात्राएं जो होती हैं उनमें कठिनाइयां तो होती हैं, संघर्ष भी होता है। संघर्ष और कठिनाइयों के रास्ते पर चल करके ही आप देश को कुछ मैसेज दे सकते हो, देश को कुछ संदेश दे सकते हो, देश में अमन और शांति का संदेश दे सकते हो। कठिनाइयाँ तो शुरुआत में हम जब चले थे हमें यही नहीं पता था कहाँ रुकना है। रोज़ हम 30 किलोमीटर मूव कर रहे थे, पैदल चलते थे, कभी कहाँ हमारी सरकार नहीं होती थी, कभी कहीं पुलिस ने रोक दिया, कभी किसी को आने नहीं दिया, तमाम समस्याएं थी। लेकिन हम उनको समस्या नहीं कहते, वो हमारी जिम्मेवारी थी। उन संघर्षों को पार करना, कठिनाइयों को पार करना, समस्याओं से जूझ कर निकल करके जाना, वो हमारे लिए जो है जिम्मेवारी थी। इस देश के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेवारी थी जो हमें पूरी करनी थी। और आपको पता है कि कोयला जो होता है ना वो कभी कभी तप करके कुंदन बन जाता है, कहते हैं ना, तो इंसान को तपना तो पड़ेगा ना। तो यह हमारी जिम्मेदारी थी, राहुल जी की जिम्मेदारी थी जो वो पूरा कर रहे थे और देश को यही मैसेज और संदेश दे रहे थे कि देश हमारा है, देश आपका है, देश हम सब का है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी वालों से नफरत नहीं करते, हम आरएसएस वालों से नफरत नहीं करते, लेकिन ये भी तय है हम नफरत तुमसे नहीं करते, लेकिन तुमको इस देश में नफरत फैलाने भी नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी की छवि इस यात्रा से कितनी बदलने वाली है आने वाले दिनों में? राहुल गांधी की छवि सदैव से खूबसूरत थी। राहुल कहते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? मुझ में बीजेपी ने करोड़ों खर्च कर। मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी की छवि तो सदैव से सुंदर थी, मन के दिल के तो सदैव से अच्छे थे। देश के प्रति जो उनका भाव है, देश के प्रति उनकी जो भावना है, देश के प्रति उनकी जो भक्ति है, वो तो शुरू से बहुत प्रगाढ़ थी, बहुत मजबूत थी, प्रकष्ट थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में अरबों खरबों रुपए खर्च करके जो एक नकली राहुल गांधी तैयार किया था, एक नकली राहुल गांधी की जो छवि तैयार की थी, उस पर उन्होंने अरबों खरबों पैसा, बजट का मैं कहता हूँ अधिकांश हिस्सा बजट का उन्होंने राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने पर खर्च कर दिया। लेकिन जब असली राहुल गांधी सड़कों पर उतरा, उसने संकल्प लिया कि हम 3570 किलोमीटर पैदल चलेंगे, तो नकली राहुल गांधी पता नहीं इनका कहाँ चला गया, वो ढूंढे नहीं मिला। और उसकी बात, उसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा फर्क आप देखिए कि कभी इनको जूते नजर आए, कभी इनको टी शर्ट नजर आई, कभी इनको दाढ़ी नजर आई, कभी इनको कोई हाथ मिलाता हुआ नजर आया, कभी महिलाओं पर इन्होंने मर्यादित टिप्पणी इन्होंने की। तमाम टिप्पणियां ये इनकी बौखलाहट को साफ दर्शाती हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि अब तुम्हारी हर कोशिश नाकाम साबित हो गई है। क्योंकि जिस राहुल गांधी को लोग इनके द्वारा देखे, इनके चश्मे से देखा था, वो जानता था पता नहीं क्या क्या नाम दिए थे, लेकिन जिस राहुल गांधी को लोगों ने सड़कों पर चलता हुआ, सुबह 6 बजे चल देता है आदमी, इतनी ठंडी में, गर्मी में, सर्दी में, धूप में, बारिश में, और उसको आंखों से लोगों ने देखा, बोले इससे मिलना तो बहुत आसान है, कोई भी जाकर के हाथ मिला रहा है, गले मिल रहा है, उनको चूम रहा है, अपनी बातें कह रहा है, आधे आधे घंटे उनके साथ पैदल चल रहा है। तब उस पर समझ में आया कि देश का असली नायक तो यह है, बाकी तो जिसने देश में राहुल गांधी की छवि बर्बाद करने के लिए तमाम पैसे खर्च किए वो तो असली खलनायक है।